दोस्तों नमस्कार। कौशल पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरएस सीरीज 2023 से 1992 की तीसरी क्लास लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला सवाल है, राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान के वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। 50, 2 44, 3 38, 4 30। तो इसका जो सही आंसर है वो 44 है। राजस्थान में जो कुल वेटलैंड है 44, और ये 44 है 19 जिलों में। 19 जिलों में 44 वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि है। और सबसे ज्यादा यदि वेटलैंड पूछ लें, सबसे ज्यादा यदि वेटलैंड पूछ लें तो वो है 12 में। 12 जिले में सर्वाधिक वेटलैंड है। 12 जिले में 12 वेटलैंड। आसान है याद करना। अगला प्रश्न, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई। 1 कोटा, 2 बीकानेर, 3 जयपुर जोधपुर, 4 जयपुर। तो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब है इसकी स्थापना जोधपुर में की गई है। और इसके तहत जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब में इसमें एमएसएमई, उसके बाद उद्यमी, छात्र, स्टार्टअप के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या कार्य होगा, तो एमएसएमई, उद्यमी, छात्र और स्टार्टअप को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना जोधपुर में की गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है। 5वां बाघ अभ्यारण्य, ए सोरसेन बेनाड अभ्यारण्य, बी हमीरगढ़ भीलवाड़ा अभ्यारण्य, 3 धौलपुर कुरोलोई अभ्यारण्य, 4 नागपाड़ अजमेर अभ्यारण्य। तो जो 5वां बाघ अभ्यारण्य है टाइगर रिजर्व, वो धौलपुर करौली अभ्यारण्य को घोषित किया है। ये 5वां है। और यदि देश का पूछ लें ये 54वां टाइगर रिजर्व है देश का, और राज्य का है 5वां। अब तक 5 जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन कौन से हैं। पहला तो मुकंदरा हिल्स, नंबर 2 रणथंभौर, नंबर 3 सरिस्का, और नंबर 4 है रामगढ़ विस्तारी। ये जो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है ये राज्य का चौथा अभ्यारण्य है। तो इसको घोषित किया गया वो है 5 जुलाई 2021 को घोषित किया गया था, और ये देश का 52वां था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य, ये देश का 52वां, राज्य का चौथा, और 5 जुलाई 2021 को। 5वां जो घोषित किया गया है वो धौलपुर कुरोली अभ्यारण्य, 5वां राज्य का और देश का है 54वां। और इसको जो घोषित कब किया गया धौलपुर कुरोली अभ्यारण्य को, ये घोषित किया गया है 22 अगस्त 2023 को घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखें, 22 अगस्त 2023 को घोषित किया गया है धौलपुर कुरोली अभ्यारण्य को। 22 अगस्त
2023। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये तो था हमारा 2023 का आरएस का पेपर। अब हम अगला पेपर एग्जाम करेंगे, वो है 2021 का। उससे पहले एक और प्रश्न है, वो ले लेते हैं 23 का। जुलाई 2023 में शिखर, वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई 2023 में शिखर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की। यूरिया की इस किस्म का नाम क्या है? 1 नंबर यूरिया सिल्वर, 2 नंबर यूरिया गोल्ड, 3 नंबर यूरिया प्लेटिनम, 4 नंबर यूरिया डायमंड। तो इस जो नई किस्म की जो घोषित की है यूरिया, इसका जो नाम है वो है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड है और ये प्रधानमंत्री ने घोषित की है 27 जुलाई 2023 को घोषित किया इसमें। और इसका जो निर्माण है यूरिया गोल्ड का, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, पूर्वक और रसायन विनिर्माण कंपनी है जिसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर एवं फर्टिलाइजर, शॉर्ट फॉर्म याद रखें RCF। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये हमारे प्रश्न 2023 आरएस के कंप्लीट। अब हम 2021 की सीरीज ले रहे हैं। 21 में पहला प्रश्न, 21 वाले पेपर में, रूमा देवी इंपॉर्टेंट है, के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्दों का ध्यान रखें थोड़ा। 1 नंबर, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, एकदम सही है, रूमा देवी वो हस्तशिल्प से संबंधित है। 2 नंबर, ये जरासपुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी, ये गलत है, ये जरासपुर खेतड़ी गांव की नहीं थी, ये थी बाड़मेर की। रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से, काफी बार प्रश्न आ चुका है, और इनका जन्म है वो 1988 में हुआ था बाड़मेर में, खेतड़ी से इनका संबंध नहीं है। ये इसका आंसर होगा। अगले 2 स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। उन्हें हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, ये खेतड़ी की नहीं होकर बाड़मेर से संबंधित है, जिनका जन्म 1988 में हुआ। अगला प्रश्न, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, माधवदास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ है? संप्रदाय पूछा है। 1 नंबर दादूपंथ, 2 नंबर लालदास जी, 3 नंबर जसनाथ जी संप्रदाय, और 4 नंबर रामसनी संप्रदाय। तो जो इनका संबंध है, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधवदास जी, ये संत है, इनका संबंध है दादू संप्रदाय से, दादूपंथ से संबंधित है ये संत। और जो दादूपंथ है, इनके प्रवर्तक है दादू दयाल, दादू दयाल। जो दादू दयाल है, ये हिंदी व उर्दू, सॉरी ओनली हिंदी, हिंदी के भक्ति काल के जानधरी शाखा से संबंधित है, शाखा इंपॉर्टेंट है ये जानधरी शाखा, इसका ध्यान रखें। और इनके 52 शिष्य थे, 52 शिष्यों में से बखना जी थे, इंपॉर्टेंट बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधवदास जी। इसके अलावा जो इनके थे सुंदरदास जी, इनके 52 शिष्यों में से थे इंपॉर्टेंट सुंदरदास जी और गरीबदास जी, ये भी इनके शिष्य थे। इनका भी वर्णन, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न मिलान वाला प्रश्न है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। बूंदी की गद्दी तीज, होली, पीयूष पर्व और गणगौर। और उत्सव की तिथि हिंदू तिथि दे रखी है, भाद्र कृष्ण तृतीया, फागुन पूर्णिमा, भाद्र माह और चैत्र माह। तो जो बूंदी की कजली तीज है,
ये भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बूंदी की खिचड़ी तीज। होली है वो मनाई जाती है फागुन पूर्णिमा को। पीयूष पर्व है वो भाद्र माह में मनाया जाता है, और गणगौर है वो चैत्र माह में मनाई जाती है। यानी 1 2 3 4 दो आंसर होगा इसका, 1 2 3 4। तो बूंदी की खिचड़ी तीज है, इसके बारे में कुछ वर्णन देखें। इसके अन्य नाम है, एक तो सातुड़ी तीज, इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज। इसके अलावा ये भाद्र महीने में होने के कारण भादवा तीज भी कहते हैं, भादवा तीज भी कहा जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु व कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। होली ये रंगों का त्योहार है। पीयूष पर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीयूष पर्व ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, और जैन धर्म भी श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है, श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। ये जो है वो भाद्र माह में 8 दिन तक मनाया जाता है, 8 दिन। और ये इसकी जो समाप्ति होती है पीयूष पर्व की, समा याचना पर्व से होती है इसकी समाप्ति, ये ध्यान रखें, समा याचना पर्व से, इंपॉर्टेंट। अगला है गणगौर। गणगौर है ये चैत्र माह मनाया जाता है, और ये जो शुरू होता है गणगौर ये चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया से होता है, शुक्ल पक्ष तृतीया से शुरू होता है ये। इसमें कुंवारी कन्या विवाहित महिलाएं शिव जी, एक तो शिव जी, इनको ईश्वर जी कहा जाता है, ईश्वर जी, तथा पार्वती इनको गौरी कहा जाता है, की पूजा की जाती है इसमें। अगला प्रश्न, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आणो विवाह से संबंधित है ये। तो 1 नंबर कुआ पूजन, 2 नंबर दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, 3 नंबर विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, 4 नंबर जल जूलने की एकादशी पूजा। ये जो आणो है ये विवाह से संबंधित हमने पहले बता दिया। तो विवाह से संबंधित 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो जो आणो होता है ये विवाह के पश्चात जो दुल्हन दूसरी बार ससुराल जाती है, उसको दूसरी बार जो ससुराल भेजा जाता है उससे संबंधित है ये आणो। और ये जो आणो जो प्रथा है इसका संबंध बाल विवाह से है, बाल विवाह। ये बाल विवाह के कारण प्रारंभ हुआ जब बचपन में 5 या 6 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। जब उम्र 18 साल की हो जाती थी तो उस समय आणो करके दुल्हन को घर लाया जाता था। तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार, पहली बार तो जब वो बाल विवाह होता था उस समय ससुराल जाती थी, उसके बाद वो दूसरी बार जब 18 साल की हो जाती थी तब उसको ससुराल भेजा जाता था। तो उससे संबंधित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आणो। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया और 1930 सत्याग्रह और 1932 में सौने के अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है ये महिला। तो 1 नंबर रमा देवी, 2 नंबर रत्ना शास्त्री, 3 नंबर अंजना देवी चौधरी और 4 नंबर किशोरी देवी। तो ये जो महिला बिजोलिया किसान आंदोलन से जो संबंधित महिला है वो रमा देवी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और ये रमा देवी है ये लादू राम जोशी की पत्नी थी, लादूराम जोशी की पत्नी थी। और 1931 में बिजोलिया में गिरफ्तार किया गया था, बिजोलिया इंपॉर्टेंट है। और 1930 में इन्होंने सत्याग्रह और 1932 में इन्होंने स्वकीय आंदोलन में भाग लिया, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न,
जोधपुर के नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कोवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्य बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? जो जोधपुर के नरेश मान सिंह थे, उनकी रानी भटियाणी प्रताप कोविंद ने एक मंदिर बनाया था जो तूफान की वजह से ध्वस्त हो गया था, तो उसको दोबारा बनाया गया 1857 में, प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। उस मंदिर का नाम क्या है? कुंज बिहारी मंदिर, बीमा मंदिर, 3 घनश्याम जी का मंदिर और 4 तीज माँ जी का मंदिर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तीज माँ जी का मंदिर होगा। तीज माँ जी का मंदिर बनवाया गया था और ये जो मंदिर है ये जोधपुर के जो मुख्य शहर घंटाघर के पास बना हुआ है। ये घंटाघर के पास बना हुआ है, जोधपुर के घंटाघर के पास बना है मंदिर। इंपॉर्टेंट है, इस सवाल काफी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखें। नेह तरंग, नेह तरंग एक तरफ पुस्तक दे रखी है, एक तरफ लेखक दे रखे, तो नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, ये गलत है। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह ने नहीं लिखी, नेह तरंग लिखी है बूंदी के राबूत सिंह ने, बुद्ध सिंह द्वारा। ये बूंदी के शासक थे, इन्होंने लिखा राबूत सिंह ने, और ये पिंगल भाषा में लिखी गई है नेह तरंग, पिंगल भाषा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे तो इसका आंसर होगा ये, 1 नंबर ये। बाकी के भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाग दमन ये सयाजी झूला ने लिखी, सही है। रणमल चंद ये श्रीधर व्यास ने लिखी है। भाषा भूषण ये महाराजा जसवंत सिंह ने लिखी है। अगला प्रश्न, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, विष्णुवर्धन विजय स्तंभ काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये बयाना के दुर्ग में स्थित है, ये भी प्रश्न बन सकता है। विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, ये राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहलाता है। पहला तो चित्तौड़ में, दूसरा जो विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है ये बयाना दुर्ग में स्थित है। किस काल का माना जाता है? 1 सल्तनत काल, 2 मुगल काल, 3 मौर्य काल, 4 गुप्त काल। तो ये गुप्त काल से संबंधित है विष्णुवर्धन विजय स्तंभ। और जो इसका जो निर्माण है वो राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था, विष्णुवर्धन ने करवाया था इसका निर्माण। पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति पर करवाया था इसको, पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति को करवाया था। और ये लाल बुलुआ पत्थर से बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाल गलुआ पत्थर से, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टेटमेंट है। आर्य सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता के बारे में बताया गया है। पहला स्टेटमेंट, आर्यवासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। आर्यवासी हैं, उनको तांबा गलाने का ज्ञान था, ये एकदम सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये स्टेटमेंट गलत है। कि आर्यवासी जो हैं वो 3 फसलों से परिचित थे, एक तो गेहूं, ज्वार और चावल, इन तीनों से परिचित थे आदिवासी। तो चावल से परिचित नहीं थे, ये तो गलत हो गया। धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था, ये सही है। यहाँ से काले लाल रंग मत बाण मिले, ये भी सही है। आहार सभ्यता से काले लाल रंग के मत बाण मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे मर्दबान जो काले लाल रंग के मर्दबान है और उस पर सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई है, कहां से प्राप्त हुई? आर्य सभ्यता से प्राप्त हुई। तो एक ए सही है, सी सही है और डी सही है। ए, सी और डी, मतलब इसका आंसर होगा 1 नंबर। आर्य सभ्यता, इसका जो उत्खनन है वो अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन सिंह अग्रवाल, रतन
संजय अग्रवाल, और वीरेंद्रनाथ मिश्र, इन तीनों ने मिलकर की थी आड़ का उत्खनन किया था। आड़ के जो अन्य केंद्र हैं वो एक राजसमंद में, राजसमंद में इनका अन्य केंद्र, बालाथल में, बालाथल, ओजियाना, ओजियाना, और ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ये ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है, और यहाँ के लोग गेहूं, ज्वार और चावल से परिचित थे। अगला प्रश्न, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी, एक नाक, 2 नंबर हाथ, 3 कटे, 4 कान। जो टोटी होती है वो कान में पहनी जाती है। कान के अन्य आभूषण, झुमका, ये भी कान में पहना जाता है। टोप्स, ये भी कान में पहना जाता है। पीपल पत्र, ये भी कान में पहना जाता है। सेला, ये भी कान में पहना जाता है। लटकन, ये भी कान में पहना जाता है। सुरुलिया, ये इंपॉर्टेंट है, सुरुलिया ये कान का आभूषण है। और कर्णफूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्णफूल, ये कान के अन्य आभूषण थे। तो टोटी कान में पहनी जाती है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का आंसर दीजिए। सूची फर्स्ट में युद्धों का नाम है, और सूची सेकंड में दे रखा है युद्ध वो कब हुए, यानी सन दे रखे हैं। 1 नंबर पर गागरोन का युद्ध है, 2 नंबर सारंगपुर का युद्ध, 3 सुमेल का युद्ध, 4 साहिबा का युद्ध। तो जो गागरोन का युद्ध है वो 1519 में हुआ था। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 में हुआ था। सुमेल का युद्ध है वो 1544 में हुआ था। और साहिबा का युद्ध है वो 1541-42 में हुआ था। तो 1519 यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 यानी 2 आंसर होगा इसका। गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध है वो सांगा व मांडू के सुल्तान के मध्य हुआ था। गागरोन का युद्ध है वो सांगा व मांडू के सुल्तान के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट। सारंगपुर का युद्ध है वो कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी, महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। सुमेल का युद्ध है वो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। और ये गिरी सुमेल के युद्ध की एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकते हैं, तो 5 जनवरी 1544, ध्यान रखें, एक बार सवाल आ चुका है। साहिबा का युद्ध है, ये साहिबा का युद्ध, ये युद्ध राव जैसी, ये बीकानेर के थे, राव जैत सिंह तो मारवाड़ के मालदेव के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कहा वैदिक यंत्रालय छापखाना स्थापित है? वैदिक यंत्रालय छापखाना पूछ रहा है राजस्थान में, ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वैदिक यंत्रालय छापखाना, 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर जयपुर। तो ये अजमेर में वैदिक यंत्रालय छापखाना। और यहाँ आजादी से पहले आर्य समाज के महत्वपूर्ण प्रकाशन होते थे। यहाँ वैदिक यंत्रालय छापखाना अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, लोक वाद्य यंत्र दे रखे हैं और उनके
कलाकार दे रखे हैं, सुमेलित करना है। भपंग, नड़, अलगोजा और खड़ताल। सदीक खां, जहूर खां, कर्णाबीर, रामनाथ चौधरी। तो जो ये भपंग है, भपंग के जो कलाकार है वो जहूर खां है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। भपंग के कलाकार जहूर खां। नड़, कर्णाबीर, ये तो काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अलगोजा है, अलगोजा रामनाथ चौधरी। और खड़ताल है, ये सदीक खां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 2, 3, 4, 1, यानी एक आंसर होगा इसका। 2, 3, 4, 1। ये जो भपंग है ये तदतवाद है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, तदतवाद। और ये अलवर या मेवात क्षेत्र में प्रचलित है भपंग। नड़ है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर। और ये नड़ है, ये जैसलमेर से संबंधित है, यानी जैसलमेर में प्रचलित है नड़। अलगोजा, अलगोजा ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ये हमने सीईटी के पेपर में भी देखा था इसको, अलगोजा सुशीर वाद्य। और जो ये खड़ताल है ये घनवाद है। और ये जैसलमेर और बाड़मेर में होता है, प्रचलित है, जैसलमेर बाड़मेर में खड़ताल। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर जोधपुर। तो ये जो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है ये बीकानेर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसका। और इसकी जो स्थापना पूछ लें तो 25 जनवरी 1983 को हुई, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी मासिक पत्रिका है राजस्थान राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, जो अकादमी है इसकी मासिक पत्रिका है जिसका नाम है जागती ज्योत, जागती ज्योत, जागती ज्योत। आज का अंतिम प्रश्न, समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित हुआ? इंपॉर्टेंट है कि मजरूल सरूर, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखें। 1 नंबर भरतपुर 1849, 3 नंबर जयपुर 1856, 3 नंबर अजमेर 1840 और 4 नंबर उदयपुर 1879। तो ये मजरूल सरूर है, ये भरतपुर से प्रकाशित होता था, 1849 में शुरू किया गया था। और ये 2 भाषा में प्रकाशित होता था, एक तो हिंदी, दूसरा था उर्दू। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे इस क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।